इसमें और कुछ कहाँ मिलेगा? कलम वगैरह, मार्कर? होम पे ये? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एशिया ही केवल डाले हैं पूरा? विश्व 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 इसके ऊपर है? विश्व डालिए, विश्व दिखना चाहिए ना। विश्व नहीं डाले हैं अभी? सारे महाद्वीप नहीं डाले हैं? प्रशांत महासागर, यहां नीचे ऑस्ट्रेलिया है, यहां नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ये जो जगह है ये यूरोप की है। यहां पे अटलांटिक महासागर है, यहां अमेरिका है। ऊपर की साइड में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इसके बीच में ये, इसके पैरेलल में ये है अफ्रीका। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आपका नीचे अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये यहां यूरोप। ये हम दिख रहे हैं भारत, और यही आप कहते हैं पूर्वोत्तर की 7 बहनें। इसी में आप एक निकाले हैं, ये देखिए, दिख रहा है क्या ब्लू? ये ऊपर ब्लू दिख रहा है, वही है सिक्किम। हाँ, ये यहीं पर, ये ऐसे, ये वाला एरिया, ये 7 बहनों में नहीं है, पूर्वोत्तर की 7 बहनों में नहीं है। ये है अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर में सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है मणिपुर। मणिपुर को पूछना चाहिए, मणिपुर में इस समय काफी चल रहा है 1 साल से, तो मणिपुर को पूछ सकता है। हमें लगता है वो कुकी और मैतेई के रूप में, जनजाति के रूप में पूछ लेगा। वहां पे मैतेई जनजाति है और कुकी जनजाति, उन्हीं के बीच में झगड़ा चल रहा है। नीचे जो ये देखिए एकदम बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ है, ये वाला क्षेत्र त्रिपुरा है। और सबसे बड़ा जो क्षेत्र ये बीच में पूरा यहां से यहां तक घेरे हुए असम का आता है। पूर्वोत्तर की 7 बहनें। ये जम्मू कश्मीर आपका है। यद्यपि मैप में हम लोग दिखाते हैं, है हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है। हम लोग दावा करते हैं कि हमारा है, पीओके वगैरह जो है हम लोग दावा करते हैं, वही वाला हिस्सा है। ये वाला इसको चीन को दे दिया है, साई चीन के रूप में, और इधर उसने अपने पास रखा है। हम लोग यहां हैं, नेपाल के ठीक नीचे, यूपी वाले। यहीं पर हमारी विंध्य श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, जिसको हम लोग विंध्याचल कहते हैं। इसके नीचे का जो क्षेत्र है उसको आप दक्षिण भारत कहते हैं। एक तरह से विभाजन आपने किया है। इसके ऊपर आप उत्तर भारत कहते हैं, यही तो आप तय किए थे उस दिन। ऊपर आप उत्तर कहते हैं, दाहिने हाथ में पूरब, बाएं हाथ में पश्चिम, यही आप तय किए थे। दुनिया का सबसे बड़ा देश भी रूस है, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। क्या हम लोगों के पास कोई सूची है क्या, देशों की सूची? एक दिन लिखे थे ना। भारत किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर। तो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, ठीक इसके अपोजिट में चले जाना है,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक बड़ा देश है कनाडा। यूएसए से बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा। तीसरे नंबर पर, कुछ किताबों में ये थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन है, यूएस को नंबर 3 पर कर दिया है, नहीं, चीन नंबर 3 पर है। चीन नंबर 3 पर है। 1 2 यानी रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ये 4 तो क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर पर ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है ब्राजील। वहां से एक सवाल हर साल पूछता है, अर्जेंटीना और ब्राजील से, वहां के चरवाहे को पूछा, फजेंटा, फजेंटा, वो टोपी ओपी लगा करके, जैसे अपने यहाँ ये जानवर होता है खच्चर ना, वैसे उनके यहाँ एक जानवर होता है, उसी पे चढ़ करके वो खेती वेती अपनी देखते हैं। फजेंटा को पूछता है, उनका जो बाड़ा वाला बड़ा करके खेती करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे इस पर। रूस, कनाडा, चीन, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड भी आता है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया देश की आप बात करेंगे तो हट जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तस्मानिया, कई सारे हैं वो सब हटेंगे, केवल ऑस्ट्रेलिया रह जाएगा। और फिर हमारा नंबर आता है 7वें नंबर। हम 7वें नंबर पर हैं। 1 रूस, 2 कनाडा, 3 चीन, 4 यूएस, 5 ब्राजील, 6 ऑस्ट्रेलिया, और हम हैं 7वें नंबर पर। हमारा नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर, और जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में हम 1 नंबर पर हैं। हम चीन से आगे निकल गए हैं, जनसंख्या की दृष्टि से हम नंबर 1 पर हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें नंबर पर हैं। क्षेत्रफल का एक वो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। जी जी, यही चीज बता रहे हैं आप ना। ठीक। एशिया महाद्वीप, एक दो बातें थोड़ा लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश दे दीजिए, डैश दे दीजिए, नीचे आइए। नंबर 1, नंबर 1, विश्व में प्रथम, विश्व में प्रथम रूस। अब यही नीचे दीजिए, भारत में प्रथम, भारत में प्रथम। ये तो विश्व की बात आप कर रहे हैं, अब भारत की बात करिए। भारत में प्रथम कौन सा राज्य है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा? हाँ, राजस्थान। भारत में प्रथम है राजस्थान। अब यहीं पर एक सवाल हमारा और बनता है यूपी टेट के लिए। यूपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद, यही चाहे लिख दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, बाद में लिखा जाएगा टेट के समय। इसमें हाँ वही है, लखीमपुर खीरी। इसमें मत लिखिए, वो टेट के लिए है, बाद में देखा जाएगा। यूपी टेट पूछेगा, सी टेट इसको नहीं पूछेगा। तो विश्व में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमको रूस याद रखना है। विश्व अगर भारत में पूछता है तो राजस्थान को याद रखना है, और यूपी में पूछता है तो खीरी को याद रखना।
अब पलट जाइए, जनसंख्या की दृष्टि से आ जाइए, जनसंख्या की दृष्टि से आ जाइए। जनसंख्या की दृष्टि से आ जाइए। विश्व में प्रथम है आपका भारत है। विश्व में प्रथम भारत को डाल दीजिए। भारत में प्रथम, अब इसी समय यूपी टेट वाला लिखिएगा नहीं, बस केवल जानते रहेंगे। यूपी में प्रथम जनसंख्या दृष्टि से प्रयागराज, यहां मत लिखिए, छोड़ दीजिए, बस जानते रहिए। प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है आपका प्रयागराज। फिर नीचे लिखिए, देखिए संसाधन में हम लोगों को अलग सूची से नहीं लिख सकते। संसाधन हमारा 2 सवाल पूछेंगे संसाधन से, वो तो संसाधन में आप ऐसे नहीं डिसाइड करेंगे कि नंबर 1 पे कौन है। संसाधन का नाम बताना पड़ेगा कि भाई कोयला में नंबर 1 पर कौन है, लोहा में नंबर 1 पर कौन है, सोना में नंबर 1 पर कौन है, चांदी में कौन है, तो उसकी अलग सूची बनेगी। 2 सवाल संसाधन से हमसे पूछेंगे, विश्व संदर्भ में भी और भारत के भी संदर्भ में। वैसे कोयला, कोयला में भी 2 सवाल बनता है। संसाधन में 2 चीजों का ध्यान रखना है, संसाधन है और संसाधन का उत्पादन है, दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, उत्पादन किसी और के पास हो सकता है और ओवरऑल भंडारण, भंडार जो है वो किसी और के पास हो सकता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको जब हम लोग प्रश्न हल करेंगे तो ये ध्यान देंगे, कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है। एक दो चीजें लिखिए। सर्वाधिक जैव विविधता, बायो डाइवर्सिटी, डैश डैश, बताइए, आप बताइए सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाएगी। ऐसे ही बताइए, कुछ भी जो मन करे बताइए। नहीं नहीं, विश्व संदर्भ में बताइए। अमेजान के जंगल, अमेजन जो हम लोग वो मंगाते नहीं है, अमेजान, अमेजन के जंगल, एनाकोंडा वगैरह जो आप पिक्चर देखे हैं, मूवी देखे हैं। यूपी टेट इस पर सवाल पूछा, सीटेट दूसरे टाइप से पूछता है। यूपी टेट कहता है कि दुनिया का ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला प्लांट किसे माना जाता है, अमेजन के जंगल को। विश्व की 25% से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई अमेजन के जंगल से होती है।
और एक प्रश्न याद करिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ओजोन परत में जो छिद्र है, सबसे बड़ा छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया। तो उस दिन हम लोग ये प्रश्न उठा रहे थे कि भाई सारा औद्योगिकरण तो यूरोप में है या एशिया में, मान लीजिए आप, अंटार्कटिका में तो मनुष्य रहता नहीं है, तो वहां क्यों जाके छिद्र हो गया है? अगर आपकी गाड़ियों की धुआं से या एसी के सीएफसी से जो भी है, तो छिद्र यहां कहीं होना चाहिए था, अंटार्कटिका में क्यों जाके हुआ? उसका जो खूबसूरत कारण है वो अमेज़न के जंगल है। आप कहेंगे ये कैसे, अमेज़न के जंगल से अंटार्कटिका में क्यों छिद्र हो रहा है? इस पर विचार करिएगा, फिर वो टॉपिक आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। एक दो बातें और लिखिए। अच्छा, ये हम लोग अपना ये देख लिए हैं, सिलेबस देख लिए हैं ना, ज्योग्राफी में क्या क्या पूछेगा, देखे हैं कि नहीं? हम्म? देखे हैं? हाँ? क्या क्या हम लोग पढ़े हैं और क्या क्या उसके प्रश्न हल कर पा रहे हैं, देखे हैं? देखिए, निकालिए सिलेबस, निकालिए। देखिए देखिए, आप पढ़िए, आप पढ़िए। यूपीएस में जाइएगा, हाँ यूपीएस में जाइए, इतिहास के बाद ज्योग्राफी दिया होगा जी। हाँ, थोड़ा ठसक से पढ़िए। हाँ, लाइए हम पढ़ते हैं, एक ही लाइन में सब पढ़ेंगे तो वो। इन्होंने जो पहला टॉपिक दिया है, भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में, यानी भूगोल में वैज्ञानिक सब एकदम साइंस है, पूरा भूगोल। अगर हम अच्छे से केवल वायु की गति समझ लें, जो भी आपने मकर रेखा और कर्क रेखा और विषुवत रेखा देखा है, अगर हम केवल वायु की गति समझ लें तो वर्षा का वितरण समझ लेंगे, वन का वितरण समझ लेंगे, वन से हम उद्योग समझ लेंगे, उद्योग से पर कैपिटा समझ लेंगे, और वहीं से पूरी सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर लेंगे। और सवाल पूछता है, एक दिन हम चर्चा भी किए थे, आपके ऊपर छोड़े थे कि जरा बताइएगा कि दुनिया के जितने महाद्वीप हैं, अधिकांश या कहिए सब महाद्वीप के पश्चिम में ही हैं। क्यों? विज्ञान कारण है उसके। आप देखिए, भारत के पश्चिम में है आपका मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। जितने मरुस्थल आपको दिखेंगे महाद्वीप के पश्चिम में दिखेंगे। मतलब इसको थोड़ा सा, ये हमारा पहला टॉपिक है, एक सवाल वहां से पूछते हैं वो। नहीं, ऐसे नहीं, हमको प्रश्न करना है, और 10 प्रश्न में अगर हम 8 या 9 कर रहे हैं तब हम ठीक हैं। 8 के नीचे अगर हैं तो फिर वो हमें समझना होगा कि हमारे सवाल गलत क्यों हो रहे हैं। ये हमें करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा या घर पे करना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है हमारा ग्रह सौर मंडल में पृथ्वी। तीसरा है ग्लोब। चौथा है संपूर्णता में पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण। फिर है वायु, फिर है जल, फिर है मानव पर्यावरण, और फिर है बस्तियां, परिवहन, संचार, और अगला जो टॉपिक इन्होंने दिया है संसाधन, प्राकृतिक और मानव, और फिर कृषि।
यही हमारा टॉपिक। वो लगा रहे हैं क्या? ये ग्रुप पे तो डला हुआ है, क्यों मंगा रहे हैं? ग्रुप पे तो है ये। सॉरी, ग्रुप में क्या तारीख को है जरा बता दीजिए। वो फिर से डाल दीजिए ग्रुप में मैडम, ग्रुप में फिर से डाल दीजिए, यही उठा के फिर से ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ नहीं कुछ मीडिया में जाया करिए तो ढूंढा करिए ना, सब लोग को जल्दी मिलता है। सब लोग ग्रुप में ढूंढने लगते हैं पीछे जाके, किसी को ये नहीं मिलता है। 2 दिसंबर का है। मीडिया में जाके ढूंढिए, सब मिल जाएगा जल्दी। और एक पतली पतली कॉपी बना लिया जाए हर विषय की, उसके पहले पन्ने पर लिख लिया जाए, अपने हाथ से ही कलम से लिख दिया जाए सिलेबस, और उसके क्वेश्चन देखे जाए। सीटेट बेहद आसान है, लेकिन एक बार उसके लिए मूड बनाना पड़ेगा, हमें उस तरह से सोचना पड़ेगा। वाकई बहुत आसान, आप करके देखिए। आपने पेपर नहीं किया ना अभी, पेपर करिए तब आपको लगेगा। टेट में आप अगर, लेकिन सर कहीं कहीं ऐसे कोई शब्द आ जाते हैं बिल्कुल समझना बड़ा मुश्किल हाँ ठीक है, जैसे अंतर वैयक्तिक, यही सब ना, तो हाँ तो ये शब्द का अर्थ समझने के बाद फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। लेकिन जैसे उसी लिए थोड़ा सा जाता अभ्यास करेंगे। कुल मिला के 20-22 तो शब्द ही है पूरे पेपर के, 20-22 शब्द ही है, उसी पर बातचीत हो जाएगी। लेकिन पहले करना शुरू करिए, ऐसे मेरे लिखाने से नहीं होगा। लिखाने क्या, हम तो एक पन्ना दे दे, ले भैया देख लो, लेकिन उससे मतलब नहीं होगा। एक बार करना शुरू करिए। इकोनॉमिक्स वो यूपी टेट भी नहीं पूछता है, 9th से आता है ना हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए। वो हमारे यहाँ जो बच्चों को पढ़ाया जाता है 9th से पढ़ाया जाता है। एक आध सवाल पूछ लेते हैं, वो भी करंट से रिलेटेड, जैसे रेपो रेट पूछ लेंगे। पहले पूछते थे योजना आयोग पूछते थे, अब पूछ रहे हैं जो नई योजनाएं बन रही हैं उसको पूछ लेगा। क्या खोल रहे हैं? अच्छा, जाने दीजिए, नेट इस पे नहीं चल रहा है क्या? हाँ कोई बात नहीं, जाने दीजिए, कल कर लीजिएगा, इसका पहले से अभ्यास कर लिया करिए। हम्म चलिए, जैसे बच्चों को आप देते हैं कि टूर लेके जाते हैं आप बच्चों को, उसके लिए कहते हैं फाइल बनाओ, अपने टूर से संबंधित पूरी फाइल बनाओ। जैसे बच्चों को भूगोल का अध्ययन कराने की सबसे उपयुक्त विधि होगी भ्रमण विधि, स्लाइड विधि। हाँ स्लाइड विधि, मतलब स्लाइड से समझाएंगे कि भ्रमण कराएंगे कि व्याख्यान कराएंगे कि पर्यावरण में भी। गणित में भ्रमण मत कराइएगा बस, और क्या, गणित में भ्रमण नहीं चलेगा। और वाद विवाद बच्चों का कराइए, तो वाद विवाद आप उसमें कराइएगा, ये जो आपका पॉलिटी वाला पोर्शन है वहां वाद विवाद चलेगा, लेकिन गणित में वाद विवाद नहीं चलेगा। दिस, हाँ हाँ एक पेपर आप जब, एक पेपर जब आप देंगे, एक पेपर पहले देने की तैयारी 12 को है ना, 12 की तैयारी है ना एक पेपर देने की, पीएस या यूपीएस। पेपर जिसका आप देख लेंगे हमको कल बता दीजिए उसी का। पीएस अगर देखे हैं तो पीएस का करवा, आप एक पेपर जरूर कम से कम देख लीजिए, पेपर का पैटर्न जरूर देख लीजिए।
यूपीएस ना, हाँ तो ठीक, यूपीएस रहेगा। 12 यानी परसों पहले एक पेपर दिया जाए, सॉल्व किया जाए, उसके बाद फिर हम आगे शुरू करते हैं। तब तक सब लोग खाली वाली भी हो जाएंगे। अभी जो झंझावात है, एक दो बातें लिखिए। दो चार बातें पेडागोजी की लिख लें क्या, कि रहने दें अभी? हाँ लिखेंगे, लिखे 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 लिखे। पैडागोजी से संबंधित, पैडागोजी से संबंधित नहीं, इसमें मत लिखिए, ऐसे 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 रहने दीजिए। पैडागोजी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, पैडागोजी से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु। देखिए एक दो चीजें पहले तो एक कथा के रूप में एक दिन हमने चर्चा किया था, फिर कर दे रहे हैं। जैसे पहले बच्चों का जो लालन पालन होता था परिवार में, वो आदेशात्मक होता था। घर में कोई एक मुखिया होता था, वो पिताजी हो, बाबा हो, बड़े भाई हो, चाचा हो, और उन्हीं का सब आदेश चलता था। उन्होंने जो कह दिया सब उसको पालन कर रहे हैं, उसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। यह चीजें आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले होती थी। फिर बाद में 60-70 के दशक में या और उसके बाद आया विचार विमर्श। किसी मुद्दे पर घर के सारे लोग बैठे, उसमें बच्चे भी बैठे, और विचार विमर्श होता था कि भाई ये ऐसी बात है, बताइए ऐसे क्या किया जाए। यानी एक लोगों के बजाय लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई घर में ही, और सब लोग बैठने लगे। लेकिन उसमें भी जो मुखिया है, लोग सहमत हो असहमत हो, फाइनली यही कहते थे कि अच्छा ठीक है, जो आप समझिए वही ठीक है। चर्चा होती थी लेकिन फिर भी अधिकार उसी के पास रहता था। फिर तीसरा आया तर्क वितर्क, जो भी 2005 से या 2000 से लेकर 2014-15 तक का जो समय आया, उसमें तर्क वितर्क। जैसे हमने अपने बच्चे से कहा कि चलो मंदिर दर्शन करने, तो वो कहेगा कि क्यों, हम यही दर्शन कर ले रहे हैं। हर चीज में तर्क। हमने कहा कि नहीं, बड़ों का जो है पैर छूइए, उसने कहा क्यों, बड़े क्यों, उम्र से केवल, हम तो एमबीए किए हैं, वो तो 8वीं पास है। हर चीज में तर्क बच्चा कर रहा है, परिवार में तर्क होने लगा। और 15 के बाद जब से जियो आया, जियो और जीनो दो, मत जीने दो, तो इसने क्या किया, डिनायल मोड में कर दिया। हर चीज बच्चे मना करते हैं। हम कहेंगे कि बेटा तुमको इंजीनियर बनना, नहीं हमको नेता बनना है, पत्रकार बनना है। मतलब बच्चे अपने मन की सब कर रहे हैं, हमको एमबीए करना है, हमको ये करना, हर चीज में नहीं, डिनायल मोड आ गया। हमारी एजुकेशन भी ऐसे ही थी पहले, आदेशात्मक, यानी शिक्षक केंद्रित थी। लेकिन हमारे जितने भी उत्तर अब होंगे वह छात्र केंद्रित होंगे। आप एक शिक्षक के रूप में भूगोल विषय पढ़ाने के लिए कक्षा में खड़े हुए, उसमें से कुछ छात्रों ने कहा कि सर आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, आप क्या करेंगे? बच्चे को डांट के कहेंगे पढ़ो, बच्चे को समझाएंगे कि नहीं पढ़ना अच्छी बात है, या बच्चे से पूछेंगे कि वो क्या करना चाहता है, या इसकी शिकायत आप प्रिंसिपल से करेंगे? अब आप ही बताएं। बच्चे से पूछेंगे कि बेटा चलो खेलने चलना है तो चलो खेलें, यानी हमारे सारे उत्तर विद्यार्थी केंद्रित होंगे। बच्चों से व्यवहारिक बातें करेंगे, बच्चों से पुस्तक की बातें करेंगे, बच्चे की क्षमता का आकलन करेंगे,
बच्चे के ज्ञान का आकलन करेंगे, क्षमता का। सी टेट में कहीं भी किसी भी उत्तर में किसी भी विषय में ज्ञान का आकलन नहीं किया जाएगा। एक मार्कशीट में या एक क्लास शीट में किसी क्लास के एक ग्रुप के बच्चे का गणित में नंबर कम दिख रहा है, इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा? यह अर्थ निकाला जाएगा, यह अर्थ नहीं निकाला जाएगा उसकी गणित में समझ कम है। यह अर्थ निकाला जाएगा कि गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में उसकी रुचि अधिक है। कम तो कहना ही नहीं है बच्चे को। आप ये बच्चे को नहीं कहेंगे कि वो गणित में कमजोर है, आप उसको ऐसे कहेंगे, ऐसे पकड़ेंगे कि गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में उसकी रुचि है। पहले हम लोग क्या कहते थे कि भाई वो बच्चे हैं उनका गणित थोड़ा सा नहीं अच्छा है, उनका संस्कृत नहीं अच्छा है। ये तो कहना ही नहीं है। जिसमें उसका अच्छा नहीं है उसको ये कहना है कि इसके अतिरिक्त अन्य विषयों में कदाचित उसकी रुचि होगी या है। तो कुछ पेडागॉजी के फार्मूले हैं। अभी एनसीएफ हम लोग देखेंगे। एनसीएफ की जो गाइडलाइन है उसी पर हमको चर्चा करना, एकदम सटीक है, वही आंसर आप लगाइए। बहुत ज्ञानवान का यहां लेना देना नहीं है। जो एनसीएफ कह रहा है ठीक है भाई, आपने जो पाठ्यक्रम बनाया है उस पाठ्यक्रम के अनुरूप जो आप चाह रहे हैं वैसे हम शिक्षण कर दे रहे हैं और वही आप करते भी आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत जबरदस्ती बच्चे को मार पीट रहे होंगे, नहीं कर रहे। तो बस इसी पे हमको आंसर, तो कुछ मुद्दे हैं उनको हम लोग लिख लें। शिक्षण कार्य, पहला पॉइंट, शिक्षण कार्य विद्यार्थी केंद्रित। गुरुजी अब इसमें चाहे आपसे प्रश्न पूछे कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, या पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे होना चाहिए, या क्लासेस का समय कैसा होना चाहिए, छुट्टियां कैसी हो, कुछ पूछ लो भाई, सब विद्यार्थी केंद्रित। पाठ्यक्रम की आप रूपरेखा कैसे बनाएंगे? विद्यार्थी केंद्रित। अब कोई भी मुद्दा ये उठा ले, टीचर को क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम को क्या करना चाहिए, चाहे जो पूछेंगे, बेसिक पॉइंट ये है कि हमको विद्यार्थी, और सारे आंसर हमारे विद्यार्थी केंद्रित ही रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, दूसरा हर विषय में ये लागू है। विद्यार्थी के ज्ञान के आकलन के बजाय क्या करेंगे? क्षमता का आकलन करेंगे, उसकी पोटेंशियल का आकलन करेंगे, क्षमता का आकलन करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप लोग परीक्षा ले रहे हैं बच्चों की, तो उनका रिजल्ट भी देंगे, रखते हैं, उस पर नंबर देते हैं? नो, एनसीएफ कहता है नंबर नहीं देना, ग्रेडिंग करना है। आप गलत कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो बदलेगा ये सब। ये तो आप गलत कर रहे हैं। अब जो भी आपका सिस्टम है वो अलग मुद्दा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन बच्चे को अंक नहीं दिए जाएंगे, ग्रेड दिए जाएंगे। आप एनसीएफ की धारणा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। ग्रेडिंग करिए आप बच्चे का, ग्रेडिंग ये तो आप बच्चे को नहीं देते हैं ना। हाँ तो ठीक है, अपने पास रखे हैं आप, तो आप ठीक पालन कर रहे हैं।
तीसरा तीसरा अंक आधारित परीक्षा जिसमें आप पूर्णांक को प्राप्तांक कहते हैं। अंक आधारित परीक्षा ऑब्लिक आकलन ना करके ग्रेडिंग प्रणाली लागू या स्थापित करना। हाँ, लागू या स्थापित करना। तीसरा। चौथा, विद्यार्थी के विषयवार आकलन पर जोर ना देकर, पर बल ना देकर, जोर ना देकर संपूर्ण क्षमता आकलन पर जोर दिया जाए या बल दिया जाए। देखिए साहब, शिक्षण में आप क्या करते हैं, एक पाठ्यक्रम है, एक विषय पे नहीं जोर दीजिए आप कि कोई बच्चा गणित में बहुत अच्छा कर रहा है और दूसरा खेल में बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपकी नजर में गणित वाला अच्छा है या इनकी नजर में ये वाला अच्छा है ना। ओवरऑल देखिए वो, हाँ, सर्वांगीण हो क्या, ओवरऑल क्या कर रहा है। जैसे अब तो लागू करने जा रहे हैं कि ये जो इसकी ग्रेडिंग होती जा रही है ये इसके पास चली जाएगी, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। जैसे आप किसी गए एग्जाम में देने तो आपका पूरा प्रोफाइल रहेगा उसमें, पूरा प्रोफाइल। क्लास 1 में जो आपने एडमिशन लिया था उसमें आप डिसिप्लिन कितने थे, अटेंडेंस आपकी कितनी थी, और ये ट्रांसफर होगा 1 से कक्षा 2 में चला जाएगा वहां, और ऐसे जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा। अब मार्कशीट वगैरह नहीं दिखानी रहेगी, आगे चल करके ये सब लागू होने जा रहा है। सब आपको अब बच्चे का ट्रांसफर होगा। हाँ, सब साल गैप करते हैं वो भी लिंक रहे। हाँ, कभी इंटरव्यू देने जाएंगे पूछेगा ये एक साल कोई आपकी मार्कशीट नहीं रहेगी। तो शिक्षण में आप क्या करते हैं, शिक्षण में शिक्षण सामग्री यानी आपके पाठ्यक्रम, एटमॉस्फियर, स्लाइड या डिजिटल बोर्ड, सब सामग्री है, पेन कॉपी जो भी है आपने किया सामग्री। अब शिक्षण कर रहे हैं, शिक्षण के बाद बच्चे का अधिगम, उसने सीखा क्या, सीखा तो अभी क्या सीखा, किताबी रूप में क्या सीखा और व्यवहारिक रूप में क्या सीखा, कि भाई आपका आंसर तो, हाँ, जो अधिगम आप कर रहे हैं तो आप, बच्चे की गणित बहुत अच्छी है लेकिन उसी बच्चे को आपने दिया 300 रुपए कि बेटा जाके मार्केट से ये सामान लाओ, बच्चा जो है एकदम हिल कांप रहा है कि नहीं नहीं अब हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उस गणितीय क्षमता का क्या उसकी पर्सनालिटी के अंदर समाविष्ट हो पा रहा है, गणित का उपयोग कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। गणित में बहुत तेज है, आपकी क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी गणितीय चीज हमने कहा कि बेटा देखो यहां पे आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं, देखो कितनी चेयर लग जाएगी, बच्चा अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा है, जबकि रोज पढ़ रहा है कि एक मैदान में इतनी चेयर इतनी फीट की है तो कितनी चेयर लग जाएगी, लेकिन जब उसको खुद करना हुआ तो नहीं कर पाया। व्यवहारिक सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय, अगला पॉइंट है सैद्धांतिक शिक्षण
के बजाय व्यवहारिक शिक्षण या व्यवहारिक क्षमता वृद्धि पर बल दिया जाए। देखिए साहब, हम लोग बहुत नाराज हों, लेकिन एक बात तो सही है। देखिए गुस्सा आता है, लेकिन एक बात सही है, छोटे छोटे देश हैं दुनिया में और ओलंपिक में पदक लेके आ रहे हैं। इतना बड़ा देश है और ओलंपिक तालिका में हम कहीं ऊपर 8-9 नंबर तक हैं ही नहीं। जिम्मेदार कौन है? बच्चा खेलने गया, आपने डांट दिया, माता पिता के रूप में भी आपने डांट दिया। डांस कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, हट किताब लो। बच्चे का गाने का मन कर रहा है, आप अपनी चीजें एकदम बच्चे पे थोपे हुए हैं कि जैसे एकदम हम थे एकदम पिताजी के साथ। अरे भैया, आपके पिताजी का जमाना और आप पहले मिट्टी तेल खोजते थे और शीशा साफ करते थे, तब पढ़ते थे, तब कंपटीशन ऐसा नहीं था। सेकंड डिवीजन में भी गुड सेकंड होता था एक, 55%, 56% सेकंड में नहीं, गुड सेकंड है, 57% है। आज हमारा बच्चा 90% ला रहा है, 92% ला रहा है। उसके बाद भी वो बाहर है। आप देखिए डीयू की लिस्ट, हम तुलना उससे करते हैं और बच्चे को अपने मन का करने नहीं देते कि एकदम वही, जैसे हमारे पिता भी थे, एकदम बाल ऐसे रहे, ये न रहे। जमाना बदला हुआ है, बच्चे को खेलने दीजिए। यूरोप में नेता लोग बहुत बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में कक्षा 8 तक सब बच्चे सब कुछ पढ़ते हैं। 5वीं तक जब ये हमारी पेरेंट्स और टीचर्स मीटिंग होती है तो सब अपने अपने पॉइंट रजिस्टर में लिखते हैं। क्लास टीचर अलग, सब्जेक्ट टीचर अलग, मम्मी पापा अलग, जो भी हैं सब करते जाते हैं। और 6 से 8 में उस गतिविधियों में उसको ज्यादा जो है डाला जाता है। जैसे फुटबॉल वो ज्यादा खेल रहा है तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास दी जाएगी फुटबॉल की। आप कहे ना आज तो हम मैथ्स पढ़ाएंगे, ना आज मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चे के मन का कुछ होने ही नहीं दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके यहां फुटबॉल में ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल जाए। कभी नहीं मिलेगा आपको। 8वीं में जाकर ये डिसाइड हो जाता है, घर के लोग, स्कूल के टीचर, क्लास टीचर और प्रिंसिपल सब मिल करके एक मत होते हैं कि बच्चा इस फील्ड में सबसे अच्छा करेगा। और फिर सब कुछ छोड़िए, अब वही करेगा वो। अब फिर और कुछ नहीं करेगा कि नहीं पेडागोजी भी पढ़ ले, साइंस भी पढ़ ले, पूरा उसको उड़ा दीजिए, सब पढ़वा दीजिए उसको। क्यों सब पढ़वा रहे हैं? उसी दिशा में आपकी नई शिक्षा नीति काम कर रही है। इसका असर भी दिखेगा, असर इसका दिखेगा 2035 तक। आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, चाहे वो ओलंपिक होगा, चाहे राष्ट्रमंडल खेल होगा। थोड़ा सा अगर हम भागीदार, और पहले तो अपने बच्चों से शुरू करें, हम घर के बच्चों से, जो हम अपनी चीजें थोप रहे हैं कि नहीं डॉक्टर ही तुमको बनना है। अरे उसे बनने दीजिए जो बनना चाहता है, इंजीनियर बन, उसका जो मन है उसे करने। आप उसे वह पर्यावरण, वह माहौल दीजिए और वह अपने अनुभव साझा करिए कि इसमें ये कठिनाई है, ये चुनौती आ सकती है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है। आप उसको दबाइए मत कि ना जो मैं कह रहा हूं वही। नई शिक्षा नीति और सीटेट का जो पूरा जोर है इसी बात पर है। जो शिक्षणविद को लेकर के हम लोग हवा एकदम मचाए, शिक्षणविद पेडागोजी, कोई पेडागोजी नहीं पूछता, तो सामान्य चीजें पूछ रहा है। आप उसका बताइए भाई कैसे करेंगे। भूगोल का अध्ययन आप कैसे कराएंगे? नोट्स बनवाएंगे? नहीं बनवाइए नोट्स। क्यों नोट्स बनवा रहे हैं उसे मानचित्र दिखाइए, उसे ग्लोब दिखाइए। सिलेबस में डाल दिया है ग्लोब की उपयोगिता, मानचित्र की उपयोगिता। भ्रमण कराइए,
ले जाइए, सब नदियों को दिखा दीजिए। जबलपुर ले जाइए, अमरकंटक में उसको दिखाइए भेड़ाघाट, संगमरमर की चट्टानें भी दिखा दीजिए, कभी नहीं भूलेगा। और वैसे आप कह रहे हैं कि नहीं, जबलपुर अमरकंटक नदी कितना याद रखेगा। ले जाइए ताजमहल, उसको दिखा दीजिए, हिमालय की दिखा दीजिए, उसे सब दिखाइए, कभी नहीं भूलेगा। यही तो कह रहा है। एक बात और लिखिए, अच्छा ये बताइए, जैसे हमारी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व में क्या क्या रहना चाहिए? बच्चे के, छात्र के व्यक्तित्व में क्या क्या होना चाहिए? भाई जो आज विद्यार्थी है, कल आपके देश का नागरिक बनने जा रहा है ना, वो अपना योगदान देगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, तो आपका वो योगदान देने जा रहा है ना, तो कैसा चाहते हैं उसको, किस टाइप का? इसको 3 कोट में बांटना पड़ेगा। पर्सनालिटी का हिस्सा 3 कोट में बांटना पड़ेगा। पहला, उसकी अपनी निजी जिंदगी, खुद की जिंदगी उसकी। दूसरी, उसकी जिंदगी उसके परिवार की जिंदगी। और तीसरी जिंदगी उसके समाज की जिंदगी या राष्ट्र की जिंदगी। ये तीनों अलग अलग पार्ट है। उसकी निजी जिंदगी में उसको क्या क्या चाहिए, उसके लिए उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। भाई उसके पास पैसा होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, दीर्घायु होना चाहिए, उसे सामान्य समझ चीजों की होनी चाहिए। अब क्या हम कर रहे हैं बच्चों को? केवल पैसा। विकास का मतलब केवल पैसा। चिंता का विषय है। 20 साल, 22 साल, 25 साल के बच्चों को शुगर हो जा रहा है, डायबिटिक हो जा रहा है। क्यों? खेलने के नाम पे वो शून्य है। बच्चा घर में ही खेल रहा है, हम प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं उसको। हमने साहब हम ही तो जिम्मेदार हैं। मम्मी ने उधर मोबाइल ले लिया, पापा उधर मोबाइल ले लिए, भैया उधर मोबाइल लिए, तो बच्चा करेगा क्या? क्या हम उसके सामने लेकर के साहित्य पढ़ रहे हैं रोज? हम लोग अपने बच्चों को कितना समय दे रहे हैं? एक माता पिता के रूप में, या एक भाई के रूप में, या एक टीचर के रूप में हम बच्चे को कितना समय दे रहे हैं? उसका बचपन तो दोबारा आएगा नहीं। हमको लगा है अपना कैरियर, ठीक है भाई, आपका अपना कैरियर है, हमारा अपना कैरियर है, लेकिन उसी कैरियर में उसका भी तो हिस्सा है, उसको भी तो समय चाहिए। उसका समय आपने छीन लिया। अब आप चाहते हैं कि परफेक्ट पर्सनालिटी बन जाए। कैसे बन जाएगा? मोबाइल बना देगा। वो तो वर्चुअल दुनिया, आभासी दुनिया है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, उसी पे आ रहा है। बंद कर दिए क्या? जाने दीजिए, चलिए अब गुरुजी रख लिए हैं, रहने दीजिए आवाज। आभासी मोबाइल जो है वह आभासी। जितना हम अपने विचारों से बच्चे को चाहते हैं कि संबद्ध हो, उतने प्रकार की एक्टिविटीज हमको स्वयं को करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई करे पुस्तक लेकर के, तो हमको स्वयं को पढ़ना होगा उसके सामने, बिना उसको बोले। अब बच्चा डिनायल मोड में है। अगर उसे आपने कहा कि 4 बजे उठना है, नहीं उठेगा वो। अगर आप 4 बजे स्वयं उठ गए, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद धीरे से मां गई, उसके सिर पर हाथ की, बेटा कैसे हो, क्या है, तो वो उठना शुरू करे। हम अपने स्कूल में भी यही बच्चे से करेंगे। बच्चा बोलने में, पूछा सवाल, उन्होंने हमसे सवाल पूछा सीटेट ने, कि बच्चे से जब सवाल पूछा जाता है तो घबरा जाता है, तो क्या करेंगे? बच्चे के पास जाएंगे, हमारा बच्चा है, बोलो बेटा क्या दिक्कत आ रही है, वो हमारा बच्चा है, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे? माता पिता को बुलवाएंगे या प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे। वो सब आंसर सीटेट मानेगा नहीं। जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम उसके पिता होते हैं, उसकी माँ होते हैं, उसके भाई होते हैं,
केवल टीचर नहीं हो। समस्या वहां पर शुरू हुई है और ये समस्या धीरे 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 अब बढ़ती जा रही। सीटेट ये मानता है कि आप वो कुम्हार हैं जो उस मिट्टी को खोदेंगे, तिनका उनका जो है उसको निकाल करके आप साफ करेंगे, मिट्टी में पानी मिला करके खूब उसको सानेंगे, फिर उसको एक शेप देंगे। यही सीटेट की पैडागॉजी है। अब उसको अन्यान्य जो है शब्दों में जो भी करना है कर, आपका यह सारा दायित्व है और मुझे लगता है करना चाहिए। हाँ सर, करना चाहिए। ईश्वर का ये आशीर्वाद है कि हमको ये मौका मिला है। ईश्वर का ये आशीर्वाद है कि हमको ये मौका मिला है। ईश्वर का ये आशीर्वाद है कि हमको मिला है, हमको बच्चे मिले हैं। आप उनसे पूछिए जिनके पास बच्चे नहीं हैं। अपने माँ बाप से ज्यादा गुरु की बात मानते हैं बच्चे। आप अपने छोटे बच्चे से पूछिए, मिस ने जो कह दिया आप किताब में दिखाएंगे ना, मिस, इतना भरोसा होता है, इतना भरोसा होता है अपने गुरु के ऊपर। धीरे धीरे वो भरोसा टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है। और फिर वही बच्चा जब एग्रेसिव होता है तो हम कहते हैं ये तो बड़ा बदमाश है। तोड़ा तो हमने उसका भरोसा, एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, एक भाई के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक कोच के रूप में। आपको तो उसे बनाना है, शेप देना है। तो 12 वाला तो तय है ना।